गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज हम नया चैप्टर सर्कल एंड टेंजेंट्स चालू करने वाले हैं। ठीक है, सर्कल्स तो मतलब कि वृत्त एवं उनकी स्पर्श रेखाएं। इसके ऊपर हम लोगों को काफ़ी सारे थ्योरम्स पढ़ने हैं। ठीक है, और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन बनाने हैं। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर काफ़ी इजी है अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे, जैसे कि एक सर्कल क्या होता है। ठीक है, सर्कल यानी कि वृत्त। एक वृत्त क्या होता है, सर्कल क्या होता है, पहले समझेंगे। देखो, जब भी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, है ना, किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पर हम क्या करें, कुछ बिंदु बनाना चालू करें। ठीक है, अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से कुछ हम फिक्स्ड दूरी पे कुछ बिंदु बनाना चालू करें और उनको जब एक मिलाएंगे आपस में, ठीक है, ऐसे इस तरह से मिलाएंगे, तो जो आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, मान लो ए, और एक फिक्स्ड दूरी क्या है, मान लो 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। अगर एक नियत दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, और मैं बिंदु ए से 5-5 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाना चालू करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे जितने पॉइंट्स है सभी को मिलाने पर मुझे क्या मिलेगा, एक वृत्त मिलेगा, यानी कि एक सर्कल मिलेगा। इसे क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो एक सर्कल में ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, कोई बता सकता है क्या, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? साफ सुथरा आंसर है अनंत। ठीक है, यानी कि इन्फानाइट पॉइंट्स। आपको पता नहीं होगा कितने पॉइंट्स हैं, इन्फानाइट पॉइंट्स आप बोल सकते हो। ठीक है, एक इन्फानाइट पॉइंट्स को आप आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। ऑलराइट, ठीक। तो सर्कल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक होता है सेंटर, यानी कि केंद्र कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा होता है परिधि। ठीक है, ये पेरीमीटर। ऑलराइट, और उसके साथ एक होता है त्रिज्या, आप सभी जानते हैं आर। और एक होता है डायमीटर, यानी कि व्यास। ठीक है, डी। और डी बराबर क्या होता है, 2 टाइम्स आर। डायमीटर बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है। ऑलराइट, तो इतनी सारी चीज़ें आपको पहले भी पता है, अभी मैंने दोबारा से भी बता दी है। ऑलराइट, अब इसके अलावा कुछ चीज़ और समझते हैं। एक चॉर्ड क्या होता है ना, यानी कि एक कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड यानी कि जीवा। जीवा कॉर्ड क्या होती है, इसे समझेंगे। तो एक सर्कल है, ठीक है, एक वृत्त है, इस पे हम लोग समझ रहे हैं जीवा यानी कि कॉर्ड क्या होता है। तो अगर आप किसी भी सर्कल के परिधि पे, यानी कि पेरीमीटर पे, है ना, ये सरकमफेरेंस पे आप क्या करो, एक परिधि पे आप क्या करो, 2 पॉइंट्स ले लो कोई भी। मान लो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। नाम दे दो, पहले पॉइंट का नाम ए है, दूसरे पॉइंट का नाम बी है। ठीक है, आपने परिधि पर यानी कि सरकमफेरेंस पर कोई 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं, और अब जब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करोगे, मिलाओगे एक सीधी रेखा से, इस प्रकार से, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कॉर्ड मिल जाएगा, यानी कि एक जीवा मिल जाएगी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कॉर्ड यानी कि जीवा। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये कॉर्ड और इसके साथ यहाँ पे एक डिस्टेंस आ जाता है, मतलब केंद्र से कुछ दूरी पर ये स्थित होता है। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ए बी आपका क्या है, कॉर्ड है, यानी कि आप परिधि पर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, यानी कि सरकमफेरेंस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, और उनको आपस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उनकी, है ना, ए और बी पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कम से कम दूरी। कम से कम दूरी कैसे आएगी, एक सीधी रेखा से। एक सीधी रेखा से जब आप उन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो आता है आपका, इसे कहते हैं हम लोग क्या, कॉर्ड कहते हैं, यानी कि जीवा कहते हैं। ऑलराइट, ध्यान दो, जीवा कभी भी ऐसा नहीं होगा। देख लो, मान लो मैं आपको बोलूँ ऐसे, ये यहाँ कहीं रुक गया जाके बीच में। ठीक है, ये परिधि पे नहीं है ना, तो इसको आप जीवा नहीं बोलेंगे, ये नहीं है जीवा। ठीक है, यानी कि एक चौड़ नहीं है ये। और वैसे ही अगर आपको मैं बोलूँ कि एक और आप बना रहे हो ऐसे, और वो आपका सर्कल से बाहर चला जा रहा है, ये मान लो सी है और ये डी है, तो ये भी एक कॉर्ड नहीं होगा। ऑलराइट, समझ रहे हो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पेरीमीटर से बाहर चला गया। समझ रहे हो, सरकमफेरेंस के उस पार है पॉइंट और ये अंदर है, तो ऐसे लाइंस को हम लोग कॉर्ड नहीं कहते हैं। ऑलराइट, तो एक चीज़ और है कि फिर कॉर्ड किसे कहा जाता है, जो सिर्फ उन्हें जो सरकमफेरेंस पे स्थित हो, जो पॉइंट्स। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब एक और चीज़ है कि एक सर्कल में कितने कॉर्ड हो सकते हैं, कितनी जीवाएं हो सकती हैं, पता है किसी को, कितनी जीवाएं हो सकती हैं?
पहले मुझे बताओ सर्कल पे, परिधि पे यानी कि सरकमफेरेंस पे कितने पॉइंट्स होते हैं? सर्कल के सरकमफेरेंस पे कितने पॉइंट होते हैं हमें नहीं पता। ठीक है, आप क्या जानते हो, यहाँ इन्फानाइट पॉइंट से मिलके बना है। ठीक है, तो आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक ऐसी सीधी रेखा बनेगी, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को, एनी टू पॉइंट्स को। तो आप जब इन्फानाइट पॉइंट्स हैं उनको आपस में इन्फानाइट तरीके से कंबाइन कर सकते हो, तो आप क्या कह सकते हो कि सर एक सर्कल पे इन्फानाइट नंबर ऑफ कॉर्ड बन सकते हैं। कितने? इन्फानाइट, अनंत जीवाएं बन सकती हैं एक सर्कल पे। ऑलराइट, एक सर्कल पे कितनी जीवाएं बन सकती हैं अगर कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? सर अनंत जीवाएं बनेंगी एक सर्कल पे, क्योंकि सर्कल की परिधि पे बिंदु कितने होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। ऑलराइट, ठीक ठीक है। अब इसके बाद एक और सवाल आ जाता है कि कितना सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है सर्कल में। ठीक है, एक सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है, यानी कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। तो चलो एक सर्कल बना लो। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जीवाएं बना के देखते हैं। ये पहला पॉइंट ओ है सेंटर का, मान लो एक मैंने ये बना लिया, एक किसी और ने ये बना लिया, एक ये बन जाएगा और एक ये भी बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैं बोलूँ कि एक आपका ऐसे भी बनेगा, ऐसे। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो कॉर्ड है ये कहाँ से गुजर रहा है? केंद्र से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंटर से जो पास होगा, जो चौड़ आपका क्या होगा, सेंटर से पास होगा, जीवा जो है केंद्र से पास होगी, वो क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। ठीक है, वही आपकी सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कौन सी जीवा सबसे बड़ी होती है एक वृत्त में, जो केंद्र से होकर गुजरती है। ऑलराइट, और ऐसी कितनी जीवाएं हो सकती हैं सबसे बड़ी, कितनी संख्याएं हो सकती है इसकी? इसकी भी संख्याएं क्या है? अनंत हो सकती हैं। क्यों? वो देखो, मान लो अगर ये सबसे बड़ी जीवा है, मैं बोलूँ कि मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ ना। ठीक, तो अब तो दो हो गया संख्या, फिर कोई और आएगा वो तीसरा बना देगा, फिर एक और बन सकता है। ठीक है, फिर ऐसे एक और बन सकता है। तो ऐसे हम लोग कितनी जीवाएं बना सकते हैं जो सबसे बड़ी हों, है ना। यानी कि कितने डायमीटर्स हो सकते हैं, कितने व्यास होंगे एक सर्कल में, कितने व्यास हो सकते हैं? अनंत व्यास हो सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी जीवाएं कितनी होंगी? वो भी अनंत होगी। ठीक है, सबसे बड़ी जीवाएं कितनी होंगी? वो भी अनंत होगी। ठीक, तो आई होप आपको कॉर्ड के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्या है? वृत्त का चाप, यानी कि आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लीजिए, किस पे? सरकमफेरेंस पे, यानी कि परिधि पे। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई दो पॉइंट्स लोकेट कर रहा हूँ। पहले बिंदु का नाम ए है, दूसरे बिंदु का नाम बी है। ठीक है, तो जब आप कोई भी दो पॉइंट्स लोकेट करते हो किसी सरकमफेरेंस पे, तो वो सर्कल के सरकमफेरेंस को दो पार्ट में बांट देता है। ठीक है, उस सर्कल के सरकमफेरेंस को दो पार्ट में बांट देता है। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ एम, और यहाँ पर एक पॉइंट दर्शा देता हूँ एन। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो अब यहाँ पे दो पार्ट में बांट दिया है किसने? ए और बी ने इस पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में बांटा है। पहला है एक छोटा, ये क्या है? एक चाप है। देखो इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक चाप कहते हैं। एक सर्कल का एक छोटा टुकड़ा को हम क्या कहते हैं? चाप, यानी कि आर्क कहते हैं। तो अब यहाँ पे ए और बी पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस को दो आर्क्स में बांट रहे हैं। पहले आर्क का नाम क्या है? ए एम बी, है ना, ए एम बी। ठीक, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए एम बी। ये कौन सा आर्क है आपका? लघु लघु चाप है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लघु चाप, यानी कि छोटा चाप। ऑलराइट, और वैसे ही एक और चाप है आपका, एक बड़ा चाप दिख रहा है आपको, उसका नाम क्या है? ए एन बी। ठीक है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, कैसे डिनोट करेंगे, उसको लिखते कैसे हैं? ए एन बी, और उसके ऊपर ऐसे चाप का निशान बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये आपका है दीर्घ चाप। ठीक है, दीर्घ चाप, यानी कि मेजर आर्क इसको कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं वैसे ही? माइनर आर्क। ठीक, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़े हैं? पहले 9th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये ए एन बी वाला हिस्सा क्या है? लघु चाप है, सॉरी दीर्घ चाप है, यानी कि मेजर आर्क है। और वैसे ही ए एम बी क्या है आपका? ये माइनर आर्क है, यानी कि लघु चाप है। ठीक है, तो ये आपका ए और बी जो पॉइंट्स हैं सर्कल को दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक मेजर आर्क में और एक माइनर आर्क में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया क्या? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड। ठीक है, सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड क्या होता है? देखो,
जब आप कोई भी दो पॉइंट लोकेट करते हो किस पे, सरकमफेरेंस पे, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक माइनर आर्क में और एक मेजर आर्क में उसको बांट देता है, ऑलराइट, यानी कि एक लघु चाप एक दीर्घ चाप में बांट देता है। जब आप क्या करते हो, इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर से मिलाते हो, है ना, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे सेंटर से मिलाओगे, किससे मिलेगा, त्रिज्याओं से, है ना, ये क्या है, ओ से बी तक की दूरी क्या है, त्रिज्या है यानी कि रेडियस है, ओ से ए तक की भी दूरी क्या है, त्रिज्या है यानी कि रेडियस है। तो जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे आपस में, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देखो, त्रिज्या खंड क्या होता है कि ये जो दो त्रिज्या और ये जो चाप है, इनके बीच का जो खंड है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या खंड कहते हैं। यानी कि सेक्टर क्या होता है, एरिया बिटवीन आर्क ऑफ सर्कल एंड टू रेडियस, दो रेडियस और आर्क के द्वारा जितना एरिया घेरा जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या खंड कहते हैं। तो अब यहाँ पे कोई बोल सकता है सर ये भी एक त्रिज्या खंड है, तो कोई और आके कह सकता है सर ये भी एक त्रिज्या खंड है, ठीक है। तो ये वही वाली बात आ जाएगी, फिर से देख लो, इसको क्या कहेंगे आप, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड यानी कि मेजर सेक्टर, ठीक है। और वैसे ही इसे क्या कहेंगे, ये क्या है आपका, लघु त्रिज्या खंड यानी कि माइनर सेक्टर, ठीक है। तो माइनर सेक्टर कहां बनता है, दो रेडियस और माइनर आर्क के बीच में बनने वाले क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, लघु त्रिज्या खंड यानी कि माइनर सेक्टर। और दो रेडियस और दो रेडियस, ये देख लो, ये दो रेडियस और बड़े वाले, है ना, यानी कि दीर्घ त्रिज्या दीर्घ चाप के बीच में बनने वाले क्षेत्रफल को क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं, ऑलराइट, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर मेजर आर्क के बीच में बनेगा, ठीक है, और माइनर सेक्टर कहाँ बनेगा, माइनर आर्क के बीच में बनेगा, ऑलराइट। तो ये चीज़ें भी आपने कहाँ पढ़ी है, कक्षा 9वीं में पढ़ी है, ऑलराइट। इनसे संबंधित कुछ चीज़ें और भी हम लोगों ने पढ़ी है, जैसे यहाँ पे कोण कितना बनता है, यहाँ एंगल कितना बनता है, ये सारी चीज़ें भी आपने पिछले साल पढ़ी हुई है, उसको हम इस साल भी दोबारा देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आ जाते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्तखंड के ऊपर। वृत्तखंड क्या होता है समझेंगे सभी बच्चे। अगर मैं क्या करूं, दो पॉइंट्स लोकेट करता हूं किस पे, परिधि पे यानी कि सरकमफेरेंस पे, ए और बी नाम दे देता हूं, और इनको जो मैं छोटी से छोटी दूरी यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से अगर मैं जोड़ूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक ऐसे लाइन आ जाएगी आपकी, ठीक, थोड़ा सीधा बना लेते हैं, ये आपको एक ऐसी रेखा मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये एक कॉर्ड है, यानी कि ये क्या है, कॉर्ड है, इसे कहते हैं जीवा, ठीक है। तो ये एक जीवा मैंने बना दी है। अभी देखो, ये जीवा बन गई, तो ये जीवा क्या कर रही है, सर्कल को दो हिस्सों में बांट रही है, एक बड़ा हिस्सा है एक छोटा हिस्सा है, ऑलराइट। तो इस छोटे हिस्से को क्या कहते हैं, ये वाला जो छोटा हिस्सा है इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये है आपका माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड। और वैसे ही ये जो आपका बड़ा क्षेत्रफल बच गया इसे क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, यानी कि मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये आपका है मेजर सेगमेंट, ये आपका है माइनर सेगमेंट। क्यों, क्योंकि ये कहां बन रहा है, कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में बन रहा है, ये कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो जो मेजर आर्क वाला क्षेत्रफल है उसे क्या कहेंगे हम लोग, जो हिस्सा है उसे मेजर सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। और जो माइनर आर्क के साथ बन रहा है यानी कि लघु चाप के साथ बन रहा है उसे क्या कहेंगे हम लोग, लघु वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, वृत्तखंड और त्रिज्याखंड में फर्क होता है, ठीक है। वृत्तखंड और त्रिज्याखंड में फर्क होता है, वो फर्क मैं आपको समझा देता हूं। देखो, वृत्तखंड कब बनता है, जब आप कोई दो बिंदु ले लो, कहाँ पे, परिधि पे, ए और बी मान दे दो, और इनको एक कॉर्ड बना लो, ए और बी को जोड़ते हुए क्या बना लोगे, एक कॉर्ड बना लोगे, यानी कि एक क्या बना लोगे, जीवा बना लोगे, ठीक है। तो जब ये जीवा और इस लघु चाप और दीर्घ चाप के बीच में बनने वाले क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, समझ रहे हो। ये जो लघु चाप है और ये जो जीवा है, इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्रफल आया है ना, ये क्या कहलाएगा, आपका वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है। कौन सा वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है, यानी कि ये आपका है सेगमेंट,
सेगमेंट, और इसे क्या कहेंगे हम लोग, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और वैसे ये क्या है आपका, मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट। ये किसके किसके बीच में बन रहा है, कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच में बन रहा है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर भी अगर मैं ए और बी पॉइंट ले लूँ तो यहाँ भी क्या बन जाता है, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है कि मैं इनको त्रिज्याओं से जोड़ रहा हूँ, ओ से ए और ओ से बी अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो अब ये जो त्रिज्या, दो त्रिज्या और माइनर आर्क और दो त्रिज्या और मेजर आर्क के बीच में बनने वाले क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो वैसे ये क्या हो जाएगा, ये आपका है माइनर सेक्टर, यानी कि लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। और वैसे ये क्या है आपका, दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी कि मेजर सेक्टर। ये है आपका मेजर सेक्टर, ठीक है। ओके, तो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। कॉर्ड और ए सेक्टर के बीच के एरिया को सेक्टर के सेगमेंट कहते हैं, और ऐसे ही आपका रेडियस एंड आर्क के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ऑलराइट, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब हम एक वृत्त फिर से ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मैंने एक पॉइंट लिया है ए और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। और ए बी को मैं जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, एक कॉर्ड बनेगा, यानी कि एक जीवा बनेगी, ठीक है। ध्यान दो, अब ये जीवा के जो दो बिंदु हैं इनको अगर मैं केंद्र से मिला देता हूं इस टाइप से, और यहां पे भी इस टाइप से, तो यहां पर आप देखोगे कि ये एक एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। ये एंगल क्या है आपका, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। समझ में आया क्या, इस कॉर्ड के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ये आपका अंतरित कोण है, किसके द्वारा, कॉर्ड के द्वारा, यानी कि जीवा के द्वारा। तो ये कोण के बारे में भी आपको खोजना निकालना पड़ सकता है, समझ रहे हो। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अगर आपसे कोई पूछेगा तो मान लो ए बी जीवा है, तो इसने केंद्र पर क्या कोण अंतरित किया है, एंगल ए ओ बी, समझ रहे हो। ये एंगल ए ओ बी क्या है, कॉर्ड द्वारा, ठीक है, यानी कि जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, समझ रहे हो, ठीक है। और ऐसे ही मान लो मैं एक और कॉर्ड बना लूं, मान लो मैंने बना लिया ये, ठीक है, ये है सी और ये डी, ठीक है। तो सी और डी को भी मैं क्या करूंगा, ओ से मिला लेता हूं, ऐसे और ऐसे। तो यहां पर देख लो, यहां भी एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ये बड़ा एंगल, ठीक। तो ये जो बड़ा एंगल है आपका, ये क्या कहलाएगा, ये भी कॉर्ड द्वारा यानी कि जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, ऑलराइट। तो ये एंगल आपको फाइंड करने को बोल सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मुझे बता दो, एंगल सी ओ डी में और एंगल ए ओ बी में कौन सा कोण बना है, बड़ा है, कौन सा कोण बड़ा है बता दो, सी ओ डी और ए ओ बी में कौन बड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हो क्लियरली कि सी ओ डी जो है ये कोण आपका बड़ा है एंगल ए ओ बी से, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या निकलता है, अगर आपका कॉर्ड बड़ा है तो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि अगर जीवा छोटी है तो केंद्र पर अंतरित कोण भी क्या होगा, छोटा होगा। अगर जीवा बड़ी है तो केंद्र पर अंतरित कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को, ठीक। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट की बात, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रमेय की तरफ बढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे प्रमेय आपको पढ़ने हैं, 13 या 14 प्रमेय टोटल आप लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ईजी है, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले थ्योरम का। बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं, है ना, यानी कि इक्वल, इक्वल क्या, कॉर्ड। तो हम क्या करने वाले हैं, दो इक्वल कॉर्ड बनाएंगे और उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण देखते हैं। तो मान लो मैंने पहला क्या ले लिया, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ए बी को मैं जब मिलाऊंगा तो वो ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। और वैसे ही मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ सी और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ डी, ठीक है। और यहाँ से भी मैंने क्या बना लिया, कॉर्ड बना लिया, ठीक है। ओके, तो आप क्या करेंगे, ए बी और सी डी को आपस में मिलाते हैं, चलो, ठीक, मतलब केंद्र से मिलाते हैं। तो जब हम इसको केंद्र से मिलाएंगे तो ये ऐसे बनेगा,
और ये भी ऐसे, यहां भी ले लो, ठीक है। तो अभी देखो ए बी क्या कर रहा है, सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है। वो एंगल क्या है आपका, एंगल एंगल है ए ओ बी, ठीक है। और वैसे ही सी डी भी सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, वो एंगल क्या है आपका, सी ओ डी, ठीक है, एंगल सी ओ डी। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये कॉर्ड की लंबाई और इस जीवा की लंबाई आपस में बराबर है, तो इन दोनों द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है ये वाला और ये वाला, ये भी आपस में बराबर होते हैं। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, यानी कि प्रूफ करना है। तो अगर आप ये प्रूफ कर ले जाते हो तो आपका थ्योरम नंबर 1 प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले ट्राइंगल ए ओ बी ले लो एंड ट्राइंगल सी ओ डी ले लो, ये दोनों ट्राइंगल ले लो, आपका ओ ये है, ठीक है, ओके। तो ए ओ बी और सी ओ डी में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, देखो सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, सी डी होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। कैसे, गिवन, ये आपको दिया गया है। कहाँ दिया है, अब कथन पढ़ोगे तो कथन में ही दिया हुआ है, ठीक है, कि दोनों जीवाएं क्या है आपस में बराबर है, पहली बात हो गई। दूसरा क्या है, मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि ओ ए बराबर है ओ सी के, और वैसे ही ओ बी बराबर है ओ डी के, होगा या नहीं होगा। ओ से ए बराबर है ओ से सी के, और ओ से बी बराबर है ओ से डी के। ये कैसे हो रहा है, ये दोनों ही क्या है आपके रेडियस है ना, ये चारों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। ये चारों क्या है, त्रिज्या है वृत्त की, ठीक है। तो ये त्रिज्याएं हैं बराबर है। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या देखते हो, साइड साइड साइड, दोनों ट्राइंगल में कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी क्या है आपस में, सर्वांग सम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। फ्रॉम कौन सा रूल, फ्रॉम एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है। तो एस 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार, भुजा 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 सर्वांग समता के अनुसार, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। अब अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। तो इसलिए मैं कह सकता हूं एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए ये कोण बराबर है इस कोण के, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्योरम क्रमांक 1, ठीक है। ये बहुत ही इजी थ्योरम था, कुछ भी नहीं रखा हुआ इसमें, साफ सुथरी बात क्या है, देखो अगर सी डी बराबर है ए बी के, ओ ए बराबर होगा ओ सी के, ओ डी बराबर होगा ओ बी के, ठीक है। तो ये तीनों साइड्स क्या हैं, दोनों ट्राइंगल के आपस में बराबर हैं, इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के अनुसार क्या है, सर्वांग सम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसीलिए एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी के। कितना ईजी था, बिल्कुल ईजी। अगला थ्योरम भी ऐसे ही ईजी है, चलिए देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 कह रहा है, इफ एंगल्स मेड बाय कॉर्ड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन कॉर्ड विल ऑल्सो बी इक्वल। समझ रहे हो, यदि, ठीक, अगर यहाँ पे मैं एक कॉर्ड ले लेता हूँ ये, और यहाँ पर एक कॉर्ड ले लेता हूँ ये, ठीक, और ये क्या कर रहा है, सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आप कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि अगर ये एंगल जो सबटेंड किया है किसने, कॉर्ड ए बी ने और कॉर्ड सी डी ने, है ना, जीवा ए बी और जीवा सी डी ने जो सेंटर पे एंगल अंतरित किया हुआ है, कोण अंतरित किया हुआ है, ये क्या होगा, अगर बराबर है
तो आपका ये वाला भुजा मतलब ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी, यानी कि एक जीवा की लंबाई दूसरे जीवा के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। दिया क्या गया है, ये कोण बराबर है इसके, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के, ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के, और ये क्या है, कोण है, बराबर है आपस में। तो यहाँ पे देख लो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल, है ना, यानी कि संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। इसको मैं लिख कर नहीं दिखाऊंगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 3 की तरफ। स्टेटमेंट पढ़ेंगे थ्योरम 3 का। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोगों ने एक कॉर्ड बना लिया है ए बी, है ना, यानी कि एक जीवा बना ली है। और अब हमको क्या करना है, स्टेटमेंट के अनुसार केंद्र से जीवा पर एक लंब डालना है, यानी कि परपेंडिकुलर गिराना है। तो आप जानते हो जब मैं एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो परपेंडिकुलर कैसा होता है, 90 डिग्री पे होता है क्या, ठीक। तो मैंने 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर गिराया है, कहाँ से, ओ से लेके ए बी पे, ठीक है। तो ये इस टाइप का है कि ओ ए, सॉरी यहाँ पे एम मान दे देता हूँ, तो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम क्या है, ए बी पे लंबवत है, ऑलराइट। ये आपका हो गया। तब आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। आपको ये प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ए से एम की दूरी बी से एम की दूरी के बराबर होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ए से एम बराबर बी से एम आपको प्रूफ करना है, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, टू प्रूव ए एम इक्वल्स टू बी एम। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओ को ए से मिला लो और ओ को बी से मिला लो, ठीक है। अब हमारे सामने दो ट्राइंगल है, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या क्या दिखाई देता है, सबसे पहले देखो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है या नहीं है, बिल्कुल है, रेडियस है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। ओ ए और ओ बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। दूसरा क्या है, ओ एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ओ एम, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, है ना, कॉमन दिख रहा है, ऑलराइट। और तीसरा क्या है, एंगल, एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी। ध्यान दो, ओ एम ए एंगल और ओ एम बी एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये ईच 90 डिग्री है, दोनों के दोनों क्या है, 90 अंश पे है। अगर ये 90 है और ये 180 डिग्री का कोण है, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। तो ये 90 और ये 90, तो दोनों क्या है, 90 डिग्री एंगल है, इसीलिए क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखो एक नियम आ जाता है, कॉन्ग्रुएंसी रूल आ जाता है, कौन सा, मैं पहले तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दूं, ट्राइंगल ए ओ एम will be congruent to triangle BOM from RHS congruency rule। RHS congruency rule ये भी आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है। अब RHS congruency rule क्या होता है, राइट एंगल यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। देख लो सभी लोग, यहाँ पर राइट एंगल यानी कि एंगल ओ एम ए और ओ एम बी क्या है, राइट एंगल है। ओ ए और ओ बी क्या है, हाइपोटेनस है, ये वाली भुजा और ये भी भुजा। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड कौन सा ले रहा हूँ मैं, ओ एम। ओ एम और ओ एम दोनों ट्राइंगल में देख लो, ये साइड क्या है, कॉमन है। इसीलिए क्या कह सकते हैं हम लोग, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड के नियम के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इस ट्राइंगल के। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ए एम विल बी इक्वल्स टू बी एम। अब ये कैसे हो जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर हो सकती हैं, होती हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं ए एम और बी एम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ऑलराइट। तो आपको यही प्रूफ करना था कि ए एम बराबर होता है बी एम के, और ये भी बहुत ईजिली आपने प्रूफ कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि थ्योरम नंबर 3 हमारा हो गया है। ठीक है, थ्योरम नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। ठीक है, अब एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अनुसार मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और उस पर एक जीवा बना लेता हूँ। ठीक है, और क्या कह रहा है, केंद्र से यानी कि सेंटर ओ से क्या करेंगे हम लोग, ये जो कॉर्ड ए बी है इसका मिड पॉइंट क्या है, मान लो एम है। ठीक है, तो कॉर्ड ए बी के मिड पॉइंट को और सेंटर के सर्कल को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये वाला, ये क्या है आपका 90 डिग्री पे है, ये आपको प्रूफ करना है। ध्यान दो, पिछली बार क्या बोला था कि ये 90 डिग्री पे आप लंब गिरा रहे हो और आपको क्या प्रूफ करना था, ए एम बराबर बी एम है। और यहाँ पर उल्टा प्रूफ करने को बोल रहा है, कह रहा है कि ए एम और बी एम बराबर दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है कि ओ से एम को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, लंबवत होगी यानी कि परपेंडिकुलर होगी। तो आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ओ एम बी बराबर अगर आप 90 डिग्री प्रूफ कर ले जाते हैं तो थ्योरम नंबर 4 प्रूफ हो जाएगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, वही काम करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल कंप्लीट कर लो आप। ठीक है, ओ से ए को ओ से बी को मिला लिया मैंने। अब त्रिभुज ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम से अब आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले देखते जाओ क्या है, ये आपको प्रूफ करना है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए एम बराबर क्या होगा, बी एम। क्यों, एम मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। अगर m मध्य बिंदु है ए बी का, तो a से m की दूरी और b से m की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, पहली बात हो गई। और दूसरा क्या है आपका, वैसे ही o से m बराबर क्या हो जाएगा, o से m। अब ये क्या है भाई, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। ठीक, और तीसरा क्या है, o से a बराबर हो जाएगा o से b के। ठीक है, ये क्या है, दोनों रेडियस है, दोनों की दोनों क्या है, त्रिज्या है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, साइड 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 सर्वांग समता से एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के अनुसार आप क्या कह सकते हो, ट्रायंगल ए ओ एम सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ एम के। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ एम के। मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप क्या बोल सकते हो, इंप्लाइज यानी कि एंगल ओ एम ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ एम बी के। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज, त्रिभुज की संगत भुजाएं, की संगत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, इसीलिए सॉरी कोण है ना, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये कोण हो जाएगा आपका, तो ये कोण बराबर ये कोण। ठीक है, अब आप लोग को पता है एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है क्या। ठीक है, ओ एम ए प्लस ओ एम बी बराबर 180 डिग्री होता है। इसको क्या कहेंगे, सरल कोण है। ये सरल कोण है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री एंगल होता है ये दोनों मिला के। लेकिन आपको पता चला कि ये और ये तो बराबर है ना, तो आप ओ एम ए को भी क्या लिख सकते हो, ओ एम बी लिख सकते हो, ओ एम ए को ओ एम बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओ एम बी एंगल प्लस ओ एम बी एंगल बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। और यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, दो बार ओ एम बी बराबर 180 डिग्री, यानी कि ओ एम बी एंगल ओ एम बी बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या प्रूफ हो गया कि एंगल ओ एम बी अगर ये 90 डिग्री प्रूफ हो गया, मतलब कि ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 4, आपको इतना ही प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आज के लेक्चर का टाइम हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको अब हम कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। और होगा तो आप कुछ क्वेश्चंस बनाने का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बन जाएंगे। ठीक है, चलिए कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।